हेलो। और कैसे हैं आप लोग? डेफिनेटली आप बहुत मज़े में होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। इस तैयारी को थोड़ा सा और हम बूस्ट करते हैं और नए टॉपिक पे एंटर करते हैं, जिसका नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक, कैग। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये पद क्या है, या इसकी देश को क्यों ज़रूरत है, इस पद का होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम कॉन्सेप्ट के तौर पर जानेंगे। इसके अलावा हमारा हमेशा जैसा कि फोकस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इससे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं उन पर हमारा मेन फोकस होगा। उन पॉइंट्स को भी हम देखेंगे जो फैक्चुअल मोड में होंगे, उन सभी को हम एक कॉन्सेप्ट के साथ उन फैक्चुअल चीज़ों को भी करते चले जाएंगे। तो कैग क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, या पूरे देश को क्यों है? हमें का मतलब पूरे देश को क्यों है? आप देख सकते हैं भारत का क्या करता है, ये लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अब समझेंगे हम ये पद कैसा है। चले तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैग। कैग शॉर्ट फॉर्म को ही हम यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है। अब हम बात करेंगे कि ये पद संविधान में क्यों रखा गया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा कि हमारा क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो सरकार पैसा खर्चा करती है, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं हमारे डेवलपमेंट्स के लिए, हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए। तो सरकार पैसे जो खर्च करती है वो किसका पैसा होता है? तो वो पैसा होता है जनता का। सरकार और हम एक तरफ रखते हैं जनता, यहाँ के लोग। सरकार क्या करती है ना, सरकार आपको पता है लोगों से टैक्स वसूलती है, अलग अलग तरह के शुल्क लगाती हैं, या देश के भीतर किसी भी तरह का कोई मिनरल है, कोई संपत्ति है, तो वो किसकी संपत्ति है? देशवासियों की संपत्ति, पूरे देश के लोगों की संपत्ति है। अब सरकार टैक्स लगाती है, हम पे शुल्क लगाती है। इसके अलावा सरकारी फर्म, आप जानते हैं सरकारी कंपनी है, जैसे कि एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है, फिर हम बीएसएल की बात करें, बोकारो स्टील, तो ये सभी क्या है, एक जो है गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें भी तो प्रॉफिट आता है ना। तो ये जो प्रॉफिट आता है वो क्या होता है कि सरकार के खाते में जाता है सारा। वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है। तो वो पैसा जनता का है, सारा पैसा। तो सवाल आता है कि फिर उसके बाद सरकार उसको क्या करती है? सरकार उसको खर्च करती है लोगों के विकास में, सुरक्षा में और बाकी चीज़ों में। तो जब सरकार ये पैसे खर्च कौन कर रहा है? जितने भी पैसे हैं, चाहे वो टैक्सेशन से आ रहे हैं या फिर अन्य स्रोतों से आ रहे हैं, ये पैसा आता है, सरकार खर्च करती है, लेकिन परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि ये पैसा किसका है? ये जितना भी पैसा है, सरकार जितना पैसा है वो जनता से या तो टैक्स के माध्यम से ले रही है, या फिर सरकार को अन्य कई सोर्स होते हैं, जैसे कि सरकारी फर्म का पैसा है, उसकी जो लाभांश है वो सारी है। फिर सरकार की मतलब कोई वित्त लेन देन होता है, वित्त लेन देन सरकार कोई कर रही है। ये सभी पैसे किसके होंगे? ये जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। और खर्च कौन करती? गवर्नमेंट करती है, जनता के पैसे हैं। लेकिन खर्च, जनता का जब पैसा खर्च होगा तो परमिशन लगती है। किसकी परमिशन लगती है? विधायिका की। खर्च करता है कार्यपालिका, संसद से परमिशन ली जाती है। और फाइनली सरकार पूरे बॉडी को ही कहते हैं। तो ये होता है, सरकार के द्वारा ये सारे खर्चे किए जाते हैं, संसद की परमिशन के साथ खर्चे किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट चूंकि पैसा खर्चा कर रही है, तो पैसा जो खर्च कर रही है, तो वो पैसा सही जगह खर्चा कर भी रही है कि नहीं, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? हिसाब किताब मतलब उस भारत में हिसाब किताब नहीं, हाँ मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं, भारत में हालांकि ऑडिट करने का काम करती है कैग। तो
तो अब ये जो खर्चा है, ये खर्चा कितना सटीक है, और हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो ये पैसा है, जनता का पैसा, अगर 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो उसका भी प्रॉपर हिसाब होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है और बहुत ही सावधानी से वो खर्च किया गया है या नहीं। इसी बात की जांच करती है कौन? तो ये इसी के लिए कैग जैसी संस्था जो है वो हमारे यहाँ पे संविधान में उसकी व्यवस्था रखी गई है कि जनता का पैसा अगर 1 रुपये भी खर्च कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि रुपए का सिंबल अब चेंज हो गया है, तो हमारा आदत हो गया है, हम बहुत पुराने लोग हैं तो हमें एक आदत हो गया रुपए ऐसे लिखने के, ठीक है। तो 1 रुपये भी अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो वो पैसा सटीक खर्च हो, सही जगह पे खर्च हो, सही दिशा में हो और उसका प्रॉपर आउटपुट आए। तो इसकी निगरानी कौन रखेगा या फिर इसकी जांच कौन करेगा कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं? तो इसीलिए जनता के पैसे को सुरक्षा प्रदान करती है कौन? कैग नाम की जो संस्था है हमारे देश में। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि कैग जो है इस संस्था का या फिर इसकी भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका है जनता के पैसे में जो सरकार खर्च करी उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम कैग के द्वारा किया जाता है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इसका ऑडिट तो कोई करेगा ना, हिसाब किताब का देखभाल कि भाई सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। तो यही काम कैग के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये था कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कि आपको जानना चाहिए कि जो भी संवैधानिक संस्था है उसका क्या महत्व है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है और क्यों, कैसे उसका रोल है हमारे यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा मोटो है एग्जामिनेशन को क्लियर करना, एग्जाम जो है हमारे कॉम्पिटिटिव उसे क्लियर कैसे करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कैग था। अब हम देखते हैं कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, मतलब संविधान में ये कहाँ पे है। संविधान में, क्योंकि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि संविधान में क्या व्यवस्था है, वहां से सवाल उठाए जाते हैं, रैंडम कहीं से तो नहीं उठाया जाएगा ना। संविधान में कैग कहाँ पे है, उसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। संविधान में कहाँ पे है, इसमें जो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है इसमें आप क्या जानेंगे, इसमें आप जानेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में कैग है। इसका भाग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कहें तो, क्योंकि वो पेपर में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। भाग 5 के अंतर्गत है, फिर भी यहाँ लिखवा दे रही हूँ, भाग 5 के अंतर्गत है। जिस मतलब भाग 5 में कैग को वर्णित नहीं किया गया। भाग 5 आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, हालांकि ये भाग 5 में है। इसका अनुच्छेद क्या है, कैग का अनुच्छेद क्या है, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है आपका 148 से लेकर के 151 तक। एक एक करके हम आर्टिकल पर जाएंगे क्योंकि आर्टिकल से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको आर्टिकल याद है तो आपके क्वेश्चन वहीं पे बन जाते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल, प्योर फैक्चुअल मोड का है। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 148 की। इसमें क्या कहा गया है, कैग नाम की एक संस्था होगी, मतलब एक पद होगा। तो कैग का पद, कैग का पद, ये आर्टिकल 148। और इस चैप्टर का कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी यही है क्योंकि ज़्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है कि कैग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देख लेते हैं 149। इसमें है कैग की कार्य और शक्तियाँ, कार्य और शक्तियाँ एवं शक्तियाँ क्या है। तीसरा जो आर्टिकल है 150 वो थोड़ा नहीं भी पूछेगा, लेकिन यहाँ आपको बता दूं 150 ये 5 है। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डीप रूटेड हो जाता है। इसमें है कि जो केंद्र सरकार की जो ऑडिट के जो हिसाब किताब वाले जो ब्यौरे होंगे वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो प्रारूप जिस स्ट्रक्चर में रखा जाएगा उसकी बात यहाँ पे की गई है। लेखा जोखा का प्रारूप, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेखा जोखा का प्रारूप, क्योंकि पॉलिटी में भी आप जानेंगे कि बहुत सारे टर्म जो होते हैं वो ऐसे
टिपिकल टिपिकल सॉरी, इतने कॉम्प्लिकेट होते हैं कि कई बार आपको रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। और एक आर्टिकल है 151, इसका इम्पोर्टेंस है 151 का, इसका इम्पोर्टेंस है। आर्टिकल 151 जो है वो कैग के द्वारा जो लेखा या फिर जो हिसाब किताब रखा जाता है उसकी जांच जो करती है वो, उसमें कैग क्या करती है, रिपोर्ट सबमिट करती है उसके बारे में। जैसे रिपोर्ट कार्ड आपका होता है, बच्चा कितना परफॉर्म किया, किस सब्जेक्ट में कैसा किया, वो तो एक हिसाब किताब का उसका तो एंट्री होता है। उसके बाद जो उसका एक लिखते हैं ना टीचर कि ये परफॉर्मेंस ऐसा रहा, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट पेरेंट्स को किया जाता है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स कौन हो गए, राष्ट्रपति। तो ये रिपोर्ट कार्ड किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को दे रहे हैं कि देखिए सरकार जो है वो उन्होंने ये काम किया है, या ये ऐसा ऐसा इनका वित्तीय लेन देन रहा। तो रिपोर्ट किनको देंगे, राष्ट्रपति को देते हैं केंद्र स्तर पे। तो ये आपके आर्टिकल हो गए, आप इनको अब इन आर्टिकल में से आपको जो एग्जाम के लिहाज से मिनिमम याद होने चाहिए, अगर आप सारी चीज़ों को याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जो चीज़ें याद होनी चाहिए वो आपका 2 है इसमें। आज मेरा गला थोड़ा फंस रहा है। ये जो है आर्टिकल 148, ये आपको मस्ट है कि आपको इस चैप्टर में याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पद की बात करता है। नेक्स्ट आपको जो आर्टिकल याद रखना चाहिए, अगर याद हो पाए तो 149 भी याद रख लें साथ में, कार्य और शक्ति, लेकिन इसको भी याद रखें 151, ये रिपोर्ट से रिलेटेड है कि कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे सबमिट करती है। चले फिर, तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं भी ये चीज़ मिल जाएगा। तो ये रहा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उस पर उसको राइट डाउन कर लें। तो ये था कैग संविधान में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये था कैग संविधान में कहाँ पे है। अब देखेंगे कैग की संरचना क्या है, कितने समय के लिए जब आप इस पद पे आते हैं तो कैसा पद है और ये कैसी संरचना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैग, अब देखते हैं क्या, अब हम जाएंगे इसकी संरचना के बारे में। कैग की संरचना क्या है, आपको बता दूं, कैग जो है वो एकल सदस्य संस्था है, मतलब संस्था या पद है। जैसे आप देखते हैं कि हम इससे पिछली बार में भी हमने डिस्कस किया था निर्वाचन आयोग को, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कमीशन के अंतर्गत कई सारे सदस्य, 3 सदस्य होते हैं उसमें, लेकिन अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य। कैग जो है वो एकल सदस्य है। एकल सदस्य का ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैग कैसी कैसी संस्था है या कैसा पद है, तो ये एकल सदस्य, इसमें एक ही सदस्य होता है। एकल सदस्य संस्था कह सकते हैं आप, मतलब इसमें एक ही मेंबर, एक ही इंसान, वही आप जानते हैं ना, एक मूवी थी मैं ही राजा मैं ही मंत्री या मैं ही प्रजा, उसी तरह का है यहाँ। यहाँ पे क्या है, एकल सदस्य है, एक व्यक्ति अपने आप में एक पूरी संस्था है कैग के मामले में, तो ये एकल सदस्य है। अब बात करते हैं संरचना पे। संरचना कैसी है इसकी, कैग में तो आपको मैंने बताया कि एकल सदस्य, एक ही इंसान होगा इसमें, एकल सदस्य, वही सब कुछ है, राजा भी वही प्रजा भी वही, एकल सदस्य मतलब राजा भी वही मंत्री भी वही, एक मूवी की तरह एकल सदस्य। अब एक ही व्यक्ति होगा सब कुछ, और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो भी बड़े संवैधानिक पद हैं, या फिर ये है कि जितने भी संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक पद होते हैं, सॉरी संवैधानिक पद होते हैं, उसमें जो है उस पद पर नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नियुक्ति कौन करते हैं इनकी, ये इंपॉर्टेंट है कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं नियुक्ति। अब नियुक्ति के साथ ही हम ये देख लेंगे कि एक तो अपॉइंटमेंट में आपको मिल गया काम, आपको रखा गया इस पद पे, अब आपको हटाया कैसे जाएगा, ये यहाँ साथ में ही हम लोग देख लेंगे नियुक्ति के साथ ही।
अब इनको हटाया कैसे जा सकता है? कैग को नियुक्त कर रहे हैं, कौन कैग को? राष्ट्रपति जी। अब इनको हटाना हो तो कैसे हटेंगे ये? यहाँ पे एक टफ प्रोसेस दी गई है। जो भी संवैधानिक ऐसे पद हैं जहाँ पे जिनको अधिक स्वतंत्रता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, तो वैसे पद में आपका क्या होता है? प्रोसेस जो है वो एक टफ प्रोसेस है। इनको उसी तरह से हटाया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस आधार पर हटाया जाता है वही आधार इनका भी होगा, या वही प्रक्रिया इनका होगा। हटाने की प्रक्रिया यहाँ पे प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है उनके पद से, वही सेम प्रक्रिया जो होगी वो किन के लिए होगी? जब भी कैग को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की भी प्रक्रिया पता है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, उनके जजमेंट जो है कभी सरकार के विरुद्ध भी होते हैं। तो अगर इनको टफ प्रोसेस से हटाने का प्रोसेस टफ नहीं होगा तो सरकार के अगेंस्ट गए जज, सरकार बोलेंगे हटाओ इन्हें। तो इसीलिए संविधान में बहुत सोच समझ के प्रक्रिया जो रखी गई वो जटिल प्रक्रिया है। वो क्या है? विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत। अलग अलग चैप्टर में, संसद के चैप्टर में इस चीज को हम लोग डिटेल देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत किसको कहते हैं? 2/3 मेजोरिटी जो होती है, मतलब 3 में से 2 लोगों का ये होना चाहिए। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जो कहते हैं ना, बहुमत होना चाहिए यहाँ पे। बहुमत, 2/3 बहुमत को ही विशेष बहुमत कहा जाता है। और ये एक मान लीजिए कि जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि 3 में से 2 आदमी पक्ष में होने चाहिए। तो ये जटिल प्रक्रिया है। जहां भी आप देखेंगे विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया गया, वो पद बहुत जो संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद होंगे, तो वहां पे विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही इनके हटाए जाने का आधार है, सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह। अब कैग, एक बार आप सपोज करें आप नियुक्त हो जाते हैं कैग के पद पर, कैग बन गए आप। तो अब जब आप बन गए, ये पद आपको मिल गया, तो आप कितने टाइम तक इस पर काम करेंगे? ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब की, हम जो जिस तरह की जॉब हम लोग प्रेफर करते हैं या जो हम चाहते हैं कि एक बार लग गए तो फिर हम एक ही बार 65 में ही रिटायर करें। नहीं, यहाँ पे कार्यकाल है। कार्यकाल एक फिक्स्ड है और बहुत शॉर्ट भी कह सकते हैं। कार्यकाल इसका है, ये कार्यकाल है आपका, यहाँ लिख दो 6 साल, 6 या 65 वर्ष। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। आप एक बार पद धारण कर लिए तो 6 साल तक अगले बने रहेंगे, या फिर आपकी एज 65 हो गई तब भी आपको, भले आपका 6 साल नहीं हुआ है लेकिन आपको पद छोड़ना होगा। 6 या 65 साल, तो ये क्या है? इसका कार्यकाल है। और इससे पहले कैसे क्या घटेंगे? वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, वही प्रक्रिया होगी। तो ये इनका कार्यकाल हो गया। तो संरचना में हम देख लेते हैं, ये एकल सदस्य है। दूसरा, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो कर ली जाती है। और कार्यकाल जो है वो 6 या 65 साल। अब इस जगह पर आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में लगभग हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एकल सदस्य ना भी, हाँ, कैग की नियुक्ति आप मिनिमम याद रखेंगे, और हटाने की प्रक्रिया कम ही पूछी जाए, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप देखेंगे वन टाइम एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी इस तरह के एग्जाम है, उसमें जो है ये काफ़ी शॉर्ट में ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि कार्यकाल क्या है कैग का और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये मिनिमम जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर की जो मिनिमम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हालांकि आप पूरा चैप्टर करें तो अच्छी बात है, बट मिनिमम इतना याद होना चाहिए आपको कि नियुक्ति इनका राष्ट्रपति, इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये पूछी जाए। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, चलिए सिम कर, उसके बाद आ जाता है आपका एक सेकेंड
अब आते हैं कैग की कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। कार्य और शक्तियाँ, चौथी जो चीज़ है वो हम जानेंगे, कैग की कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो ये जो ऑडिट करता है, कैग जो लेखा परीक्षण करता है, ये जो जांच करता है, या फिर उसको आप जांच कर लें, लेन देन जो भी वित्तीय चीज़ों की जांच, ये जो जांच करता है, ये जांच जो है वो किस किस स्तर के ये मुद्दे पर करता है, ये तो डेफिनेटली फाइनेंशियल मुद्दा होगा। तो यहाँ पे लेखा परीक्षण जो होता है वो पहला आपको बता दूं, एक चीज इससे पहले आपको बता दूं, ये जो कैग नाम की संस्था है, ये भारत में किस तरह का स्वरूप है, इसका संघीय स्वरूप है। संघीय का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो ऑडिट का काम है, जो वित्त व्यवस्था का जो सरकारी खर्च का जांच करती है, तो ये जो है सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। जैसे कैग राज्य में भी होंगे और सेंटर में भी होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या है, कैग जो सेंटर लेवल का जो कैग है वही राज्यों का भी ऑडिट करेगी, राज्यों पर भी वो काम करेगी। तो हम पहले जानते हैं कि केंद्र स्तर पर केंद्र की किस किस तरह की निधियों की ये जांच करती है। तो आपको पता है भारत सरकार की जो निधियां हैं वो हैं संचित निधि, उसके बाद ये जांच करती है आकस्मिक निधि से जो पैसा खर्च होता है, आकस्मिक निधि का जो पैसा खर्च होगा उसकी जांच करेगी। थर्ड जो है इसका सरकारी उपक्रम, सरकार के जितने भी फर्म हैं, सरकारी उपक्रम, मान लीजिए एनटीपीसी है, उसका इनकम आ रहा है, कितना आया नहीं आया, उसकी ये जांच करेगी। इसके अलावा सरकार किसी भी तरह का, किसी मान लीजिए कंपनी से, किसी अन्य सरकार से वित्त लेन देन करेंगी, उनका भी ये जांच करेंगी। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी जितनी भी तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की निधियों के और वित्त लेन देन, उन सभी का राज्यों के लिए भी करेगी, राज्य सरकार के मामले में भी, सरकार के खर्चों का भी ये नियंत्रण और लेखा परीक्षण करेगी राज्यों के मामले में। और छठा होता है कि राष्ट्रपति किसी फाइनेंशियल चीजों के लिए इनको कहे कि इसकी भी जांच कर दो, कोई भी मुद्दा हो तो उसको वो करेंगी, द्वारा निर्देशित। तो इस तरह के कई सारे जो हैं निर्देशित, किसी भी मामले में, कोई भी फाइनेंशियल मामला हो उसमें अगर राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई इस मुद्दे पे भी आप जांच कर लो, तो उसको कर लेंगे। तो ये कुल मिला के संचित निधि, आकस्मिक निधि, मतलब सरकारी जो उपक्रम वगैरह से जितने भी वित्तीय लेन देन है उसका ये ऑडिट करती है। सेंटर के मामले में ये केवल ऑडिट करती हैं, जबकि राज्यों के मामले में ये कंट्रोल और ऑडिट दोनों का काम करती हैं। तो ये थी कैग की कार्य। अब आता है कि कैग अपने जांच में क्या देखती है। कैग के द्वारा, कैग ये तो आप जान गए कि फाइनेंशियल चीज़ों की जांच करती है, तो इस फाइनेंशियल जांच में कैग करती क्या है, फाइनेंशियल जांच में ये क्या क्या चीज़ें देखती हैं। मान लीजिए सरकारी कोई खर्चा हो रहा है तो उसमें क्या जांचेगी, तो ये तीन तरह से या तीन एंगल कह सकते हैं जिसकी जांच वो करती है, तीन तरह या तीन एंगल की जांच। पहला जांच इसका ये इस बिंदु पर होता है कि सरकार को जिस मुद्दे पर पैसे को खर्च करने के लिए परमिशन मिला है, सरकार उसी पे खर्च कर रही है या नहीं। ये कुछ ऐसा है, खर्च का कई रूप होता है। सपोज कर लीजिए आप लोग अपने घर के लिए सब्जियां लाते होंगे, मान के चलिए अगर आपको टमाटर लाने के लिए कहा गया, 50 रुपए दिए गए और बोला गया टमाटर लेके आओ, आपने क्या किया, आप मार्केट गए और आपने 50 रुपए खर्च किए, लेकिन किस पे कर दिए, मोमोज पे कर दिए। तो वो क्या हो गया आपका, वो खर्च तो आपने किए पैसे, लेकिन उस चीज में किया या नहीं जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको परमिशन दी गई थी। आपको टमाटर के लिए परमिशन मिली और आप मोमोज ले आए, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी। तो यही है, यही जांचता है। इस जांच को कहा जाता है वैधानिक जांच, क्योंकि संसद जिस चीज में परमिशन दी है सरकार को, सरकार उसी मुद्दे पे खर्च कर रही है कि नहीं, तो यही होता है। ये कहलाता है वैधानिक जांच, मतलब जिसमें परमिशन है। ये थोड़ा ज़्यादा किताबी हो जाता है वैधानिक जांच, इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल का मैंने सहारा लिया। वैधानिक जांच कहलाता है कि अगर आपको टमाटर के लिए परमिशन घर से मिला है, वो 50 रुपए दिया गया है, तो वो खर्च भी किस पे होना चाहिए, टमाटर पर ही। ये पहला जांच है। दूसरा क्या जांचती है, दूसरा जो कैग जांच करती है
वो देखती है कि जो 50 रुपए सरकार ने खर्च किए उसका लाभ कितना है, प्रैक्टिकल उसका लाभ कितना हुआ। मतलब अगर जनता एजुकेशन पे इतना खर्च करी तो सच में वो लाभ आउटपुट उसका आ रहा है या नहीं। तो ये दूसरा कहलाता है व्यवहारिक जांच। व्यवहारिक कह सकते हैं या लाभ क्या हुआ, व्यवहारिकता का जांच करती है कि कितना व्यवहारिक खर्चा की, सही तरीके से जरूरत किस चीज का था और किस पर खर्चा की, ये देखती है वो व्यवहारिकता की जांच करती है। या लाभ देखती है कि जो सरकार ने खर्चा किया वो लाभ मिला या नहीं मिला। और तीसरी जो जांच करती है सरकार, वो क्या देखती है कि जो खर्चा किया गवर्नमेंट ने वो कितना किफ़ायती तरीके से हुआ। किफ़ायती आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, कंजूसी और किफ़ायत दो अलग चीज़ें हैं। कंजूसी करने का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरी है और वहाँ पे आप खर्च नहीं कर रहे, तो ये है कंजूसी। किफ़ायती तरीका खर्च करने का अलग होता है। इसका अगेन हम लोग टमाटर पे आते हैं, एग्जाम्पल वही रहेगा क्योंकि फैमिली और घरेलू चीज़ों से एग्जाम्पल क्या होता है, जुड़ जाते हैं हम। और हम लोग जिस उम्र के हैं तो हम लोग को सब्जी वब्जी खरीदना ही पड़ता है, घर वाले परमिशन। अब देखें, मान लीजिए आपको कहा गया 50 रुपये दे के कि आप जाकर के टमाटर खरीद के लाओ। आप गए एक दुकान पे जाते हैं सब्जी की और आपने कह दिया भैया ये पैसा रखो और मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। तो खर्च तो आपने किया और सामान भी वही खरीदा। अब किफ़ायती तरीका क्या होगा, जैसे मम्मी लोग जाती है तो आप देखे होंगे करेंगे क्या, वो कंपेयर करेंगी 2-3 स्टॉल से। क्या कंपेयर करेगी कि क्या मुझे उसी कीमत पर इससे बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, या इससे कम कीमत पर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। ये पैसे को खर्च करने का कौन सा तरीका है, किफ़ायत तरीका है। मतलब आप कितना ध्यान रख रहे हैं जब आप पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या करती है, सरकार के फिजूल खर्ची पे भी ये नियंत्रण रखती है। तो इसको कहते हैं मितव्ययता की जांच, वही किफ़ायती की। मितव्ययता की जांच। तो कैग जब अपना जांच करती है, कैग जब जांच करती है तो इन्हीं मुद्दों पर जांच करती है, इन बिंदुओं पर जांच करती है। पहला वैधानिक जांच, दूसरा व्यवहारिकता का जांच कि कितना लाभ मिला, और तीसरा मितव्ययता की जांच। आप देख सकते हैं कि जनता के पैसे को कितनी बारीकी से खर्च किया गया, तो कितनी बारीकी से कैग टटोलती है कि सरकार ने कितना सटीक खर्च किया। आप देख लीजिए, इसका लाभ भी देख रही है, वैधानिक जिसमें परमिशन है उसमें खर्च हुआ कि नहीं देख रही है, साथ ही देख रही है कि ये कितनी किफ़ायती तरीके से सरकार ने खर्च किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं कमाते हैं तो घर वाले का पैसा है तो आप कहीं से भी उसको खर्च करके आ जाएं। बहुत किफ़ायती तरीके से, जिम्मेवारी से सरकार को जवाबदेह बनाती है जनता के प्रति, उनके पैसों के प्रति, कि आप जिम्मेवारी के साथ, जवाबदेही के साथ पैसे को खर्च करेंगे। तो ये था हमारा लेखा परीक्षण में जांच का एंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है। आपको बताया मैंने कि कैग की जो रिपोर्ट है ये जब जांच कर लेती है, जांच को अपना कंप्लीट कर दिया, हर एक एंगल से टटोल लिया कि भैया खर्चा कैसे हुआ है, उसके बाद आता है कैग की रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि उतना उसका कोई खास वैल्यू भी नहीं है इस बात को लेकर के कि आप कितना ज़्यादा, आपको अगर वो उस लेवल पे एग्ज़ाम हो आंसर राइटिंग टाइप तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वन टाइम में आपको फैक्चुअल मोड में पूछा जाएगा। कैग की रिपोर्ट आपको बताया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो खर्चा है उसका देखभाल करती है कैग, मतलब देखभाल नहीं कहेंगे, जांच करती है। तो सेंट्रल लेवल पे, और उसके बाद वो सारा जांचने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है, जैसे क्लास टीचर करते हैं ना बच्चे के लिए रिपोर्ट कार्ड, तो उसी तरह से रिपोर्ट कार्ड को तैयार करके वो सौंप देते हैं पेरेंट्स को। तो ये पेरेंट्स कौन है, सेंटर के मामले में ये पेरेंट्स है आपके राष्ट्रपति, सेंटर के मामले में। तो कैग अपनी कैग जो है रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे अपनी रिपोर्ट को कि सरकार ने कैसा खर्च किया। और उसके बाद आप प्रक्रिया देखिए, राष्ट्रपति जो हैं उस रिपोर्ट को किसको देते हैं, कहाँ पे रखते हैं, संसद के पटल पर।
संसद में रखेंगे। अब संसद में तो आपको पता ही है, बाल की खाल निकाल देते हैं अपोजिशन की पार्टीज। अपोजिशन जो है, अब जब ये रिपोर्ट आ गई कि सरकार ने ऐसे ऐसे खर्च किया, तो अपोजिशन और बाकी मेंबर जो हैं धूम मचा देते हैं संसद की। आप एक्टिविटी को देखेंगे और उस पे सरकार से सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे खर्च किए, कैसे किए। इसके आधार पे बाकी प्रोसीजर चलता, लोक लेखा समिति के द्वारा जांच होती है। फिर तो संसद क्या करती, फिर इस तरह से क्या करती है, संसद जो है वो सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का काम भी करती है यहाँ पे। अब ये तो सेंटर के लेवल पे था, अब हम लोग जान जाए राज्य के लेवल पे क्या है। आपको बताया मैंने, राज्य के लेवल पे भी जांच का काम जो है वो कौन कर रही है, कैग ही कर रही है। राज्य के मामले में ये रिपोर्ट सौंपी जाती है राज्य के प्रमुख के पास, जो कि राज्यपाल है। राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है और राज्यपाल इसको रखते हैं विधानसभा के पटल पर। विधानसभा के पटल पे जब संसद या विधानसभा में कोई मुद्दा आता है तो वो जनता तक भी वो मुद्दा पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे उस पर प्रश्न किए जाते हैं और इस तरह से सरकार को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाता है। तो ये था हमारा कैग का पूरा जो भी इसमें डिटेलिंग थी, जो चीज़ें थी बारीकी जो आपको जानना चाहिए, वो सारी बातें इसमें मेंशन थी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। कैग में बताया मैंने पहला कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल आप जानते हैं 48 कैग का पद है, 49 उसकी कार्य और शक्ति की बात करता है, 50 क्या करता है, 50 बताता है कि कैग किस प्रारूप में रखेगा जांच लेखा को। इसके अलावा 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट सबमिट होती है। रिपोर्ट में मैंने बताया ये रिपोर्ट सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल में किसके पास जा रहा है, राष्ट्रपति के पास, और स्टेट लेवल पे ये किसके पास जा रहा है, राज्यपाल। राज्यपाल को सौंपा गया और ये फिर संसद में और ये फिर विधानसभा में करते हैं। तो आर्टिकल में मिनिमम आप इतना याद रखेंगे, 51 को और 48 को, 148 को। नेक्स्ट हम संरचना की बात कर रहे थे, तो ये कैसा संस्था है, एकल सदस्य है, बस एक ही मेंबर इसमें है। नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हटाया कैसा जाएगा, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है 2/3 बहुमत के आधार पर संसद द्वारा, वही प्रक्रिया वही होगी। इसके अलावा कार्यकाल क्या होगा, 6 साल या 65 साल, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पूरे हो जाए पहले। नेक्स्ट आते हैं, लेखा परीक्षण किस तरह की जांच करती है, वैधानिकता की, व्यवहारिकता की और मितव्ययता की जांच करता है। वैधानिकता और व्यवहारिकता और मितव्ययता, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए था। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो पहले भी मैंने बताया, रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपे जाते हैं। तो ये थे कैग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें। आगे हम लोग करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सब अलग अलग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम कैसे किए जाते हैं, कैसे होकर के आते हैं, और आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा किसी टॉपिक के एग्जामिनेशन क्वेश्चन को जब आप कर लेते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वो माइंडसेट एक प्रिपेयर होगा कि इस टॉपिक में इस तरह से सवाल होंगे। तो ये एक तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी का पार्ट है। तो हम लोग अब आगे जो है वो देखेंगे प्रीवियस ईयर सवाल।